ये कहानी बिलासपुर में राज करने वाले राजा महेंद्र सिंह की है। महेंद्र सिंह एक बहुत ही बलशाली राजा थे। प्रजा द्वारा उन्हें बहुत पसंद किया जाता था, परंतु राजा और रानी के जीवन में एक दुख था कि वो दोनों बे औलाद थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन राजा बालकनी में उदास होकर खड़े थे। तभी उनके पास रानी आई और बोली, क्या बात है महाराज, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। मुझे बताइए, आप किस सोच में डूबे हैं? महारानी, राज्य में हर किसी को औलाद का सुख प्राप्त है और एक हम हैं। शादी के 15 साल बाद भी अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। एक औरत के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन हम इस तरह हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आप दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज। मेरी जैसी स्त्री आपके लायक ही नहीं है, जो इस राज को एक वंश नहीं दे सकती है। ऐसा मत कहिए महारानी, हम आपसे प्यार करते हैं। रानी राजा के गले से लगकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर काली परी प्रकट होती है। बिलासपुर राज्य में परियों का होना बहुत ही आम बात थी। वहाँ पर परियों का आना जाना लगा रहता था। काली परी को देखकर राजा महेंद्र कहते हैं, काली परी, आप यहाँ कहिए कैसे आना हुआ? आने से पहले आपको हमें खबर पहुँचा देनी चाहिए। हम आपके स्वागत की तैयारियाँ बहुत अच्छे से करते। हाँ काली परी, महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बस बिलासपुर नगर में घूमने आई थी। फिर मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। मुझे लगा मुझे आप दोनों की मदद करनी चाहिए। आखिर आप भी हम परियों की खातिरदारी पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। उसके बदले हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। माफ कीजिएगा काली परी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, आप और रानी साहिबा औलाद ना होने की वजह से बहुत चिंतित में हैं। मैं उसी चिंता का समाधान लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर काली परी अपने जादुई शक्ति से एक रोशनी प्रकट करती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। जैसे ही काली परी का मंत्र खत्म होता है, वो रोशनी रानी परी के पेट में समा जाती है। महाराज, आपकी चिंता खत्म हो चुकी है। रानी साहिबा गर्भवती है। अब आपको इनकी अधिक देखभाल करनी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काली परी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच में काली परी, आपने तो हमारी सारी चिंता ही खत्म कर दी। काली परी मुस्कुराती है और वापस चली जाती है। अब महाराज रानी परी का विशेष ध्यान रखने लगते हैं। देखते देखते 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने के पश्चात रानी एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी को जन्म देती है। राजकुमारी के जन्म से पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा जाता है। हर तरफ नाच गाना और आतिशबाजियां चल रही थी। राजा ने खुश होकर कैदियों को भी रिहा कर दिया था। राजा ने राजकुमारी के पैदा होने की खुशी में एक बहुत बड़ा जश्न रखा। राजा ने पूरे राज्य को न्योता दिया, साथ में परी लोक की सभी परियों को भी न्योता दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वो काली परी को ही न्योता देना भूल गए। ये राजा की एक ऐसी गलती थी जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था, क्योंकि काली परी बहुत गुस्से में थी। राजा को संतान का सुख मेरी वजह से प्राप्त हुआ है और राजा मुझे ही बुलाना भूल गया। कोई बात नहीं, राजा महेंद्र सिंह ने अभी तक मेरा अच्छा वाला रूप देखा है, बुरा वाला नहीं। एक तरफ काली परी बहुत गुस्से में थी तो दूसरी तरफ राजकुमारी के नाम की घोषणा की गई। आज हम अपनी राजकुमारी के नाम की घोषणा करने वाले हैं। मेरी इतनी सुंदर पुत्री, आज से इसका नाम नायरा है। तभी वहाँ पर काली परी प्रकट हो जाती है और कहती है, नायरा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है राजा। राजा और रानी ने जब काली परी को देखा तो उन्हें याद आया कि उन्होंने काली परी को तो न्योता दिया ही नहीं था। राजा ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा रानी परी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजकुमारी के पैदा होने की खुशी में मैं इतना पागल हो गया कि मुझे आपको न्योता देना याद ही नहीं रहा। भगवान के लिए आप बुरा मत मानिएगा। हाँ काली परी, हमें क्षमा कर दीजिए और नायरा को अपना आशीर्वाद दीजिए। आज आपकी ही वजह से हमारे राज्य में इतनी खुशियाँ आई है। माफी मांगने की और ये बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ राजकुमारी को श्राप देने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं एक ऐसा आशीर्वाद देने आई हूँ जो शायद किसी श्राप से बढ़कर होगा। ऐसा कहकर काली परी नायरा के नजदीक जाती है और कहती है, वाकई में राजकुमारी दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। मैं राजकुमारी नायरा को आशीर्वाद देती हूँ
कि इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सभी लोग इसकी खूबसूरती की तुलना प्रकृति की अनोखी चीजों से करने लगेंगे और राजकुमारी की तुलना जिस चीज से की जाएगी राजकुमारी उसी चीज की बन जाएगी और अपनी खूबसूरती के कारण राजकुमारी नायरा में बहुत क्रूरता और घमंड आ जाएगा। ऐसा कहकर काली परी वहाँ से चली जाती है। काली परी के जाने के बाद रानी राजा से कहती है, आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं महाराज? जिन्होंने हमें संतान का सुख दिया आप उनको ही बुलाना भूल गए। पता नहीं रानी, मुझसे ये भूल कैसे हो गई। मेरी इस भूल की सजा अब मेरी बेटी को भुगतनी पड़ेगी। राजा रानी को परेशान देखकर रानी परी उनके निकट आती है और कहती है, आप दोनों परेशान मत होइए। मैं राजकुमारी नायरा को ये आशीर्वाद देती हूँ कि राजकुमारी के अंदर उदारता और नेक दिल की भावना एक दिन जरूर उत्पन्न होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर रानी परी भी वहाँ से चली जाती है। रानी परी के आशीर्वाद से राजा रानी को थोड़ा सुकून मिलता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है और राजकुमारी बड़ी होने लगती है। राजकुमारी अब 18 बरस की हो गई थी। राजकुमारी की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि लोग उनकी खूबसूरती देखने के लिए पागल रहते थे। राजकुमारी नायरा को भी अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी ने अपनी तारीफ करने के लिए कुछ दासियों को रखा हुआ था जो प्रतिदिन राजकुमारी की तारीफ किया करती थीं। इसी तरह एक दिन, बताओ आज मेरे बाल और मेरी आंखें कैसी लग रही है? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत राजकुमारी, आपकी सुंदरता का कोई जवाब ही नहीं है। परी लोग की परियां भी आपके आगे फीकी है। नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया। तुम रोजाना मेरी इसी प्रकार की तारीफ करती हो। मुझे कुछ अलग कहो। रोज रोज एक ही तारीफ सुनकर मैं पक चुकी हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर दासी अपना सर झुका लेती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी दासी आती है और कहती है, आप अपनी तारीफ करने का मौका एक बार मुझे दीजिए राजकुमारी, आप तृप्त हो जाएंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो आज तुम मेरे बाल और मेरी आँखों की तारीफ करो। आपके बालों का कोई जवाब नहीं है राजकुमारी। परी लोग की परियों की आपके सामने क्या औकात है। आपका ये सुनहरे लंबे बाल सोने की चमक देते हैं और आपकी ये नीली धारी वाली आंखें, ऐसा लगता है आंखें नहीं हीरा चमक रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तुम्हारी तारीफ बहुत अच्छी लगी। ये लो, मेरी मोतियों का हार रख लो और अब से मेरी तारीफ तुम ही किया करोगी। ऐसा कहकर राजकुमारी अपनी पुरानी दासी को लात मारकर अपने कक्ष से निकाल देती है और खुश होकर अपने आप को आईने में निहारने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके बाल सोने के हो गए हैं। ये देखकर उसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन थोड़े ही समय बाद राजकुमारी को अपनी आंखों से दिखना बंद हो जाता है। जब इस बात की खबर राजा और रानी को लगती है तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि काली परी के आशीर्वाद का असर अब होने लगा है। राजा ने फौरन राज्य के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने राजकुमारी की आंखें चेक करी और बोला, माफ कीजिएगा महाराज, क्योंकि अब राजकुमारी कभी देख नहीं सकती, क्योंकि उनकी आंखें हीरे की हो चुकी है और हीरे की आंख होने के कारण वो कभी नहीं देख पाएंगी। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, राजकुमारी के बाल भी सोने के हो चुके हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। राजकुमारी की ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जब वो देख ही नहीं सकती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने काली परी को निराश नहीं किया होता तो आज हमारी पुत्री को इतना कष्ट में नहीं रहना पड़ता। अब कुछ नहीं हो सकता है, अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। सारी जनता राजकुमारी का बहिष्कार करने लगती है। सभी लोग राजा से राजकुमारी को महल से निकाल देने की मांग करने लगते हैं। राजा को अपनी अंधी बेटी को महल से निकालना होगा, नहीं तो हम धरना करेंगे। राजा की कोई बात नहीं मानेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन। काली परी की बातों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब ये अंधी राजकुमारी हमारे पूरे राज्य के लिए अशुभ है। जनता की बातें राजा तक पहुंचती है। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। अपनी प्रजा के लिए वो किसी भी चीज का त्याग कर सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी राजा और रानी को महल से राजकुमारी को निकालना ही पड़ता है। महल से निकलने के बाद राजकुमारी दर बदर भटकने लगती है। ये गरीब और चंद लोगों के लिए पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया, वो भी ऐसे समय में जब मुझे दिखाई नहीं देता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबसे अपना बदला लेकर रहूंगी। राजकुमारी अंधी हो चुकी थी,
लेकिन उसका अहंकार और घमंड अभी भी उसके अंदर था। राजकुमारी इधर उधर भटकने लगती है। 2 दिन तक उसे खाना नहीं मिलता। इस कारण वो बहुत कमजोर पड़ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार करने लगती है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। राजकुमारी सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसको ख्याल आता है, अरे मेरे पास तो सोने के बाल हैं, क्यों ना मैं इन्हें काट कर बेच दूं, जिससे मुझे खाने के लिए भोजन मिल जाएगा। लेकिन ये मुझे पहले क्यों नहीं याद आया? शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद के अहंकार में ही गुम थी। धीरे धीरे राजकुमारी के ऊपर रानी परी के आशीर्वाद का असर होने लगा। उसके अंदर का अहंकार और घमंड खत्म होने लगता है और वो नेक दिल और उदारवादी होने लगती है। अपने बाल काटकर कुछ दिनों तक वो अपना गुजारा करती है। जैसे ही राजकुमारी का अहंकार पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, वैसे ही राजकुमारी की आंखें भी साधारण हो जाती है और उसे सब कुछ दिखने लगता है। अरे वाह, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो चुका है। मतलब काली परी का आशीर्वाद मेरे ऊपर से जा चुका है। अब मेरे ऊपर केवल रानी परी का आशीर्वाद रहेगा। राजकुमारी बहुत खुश होती है और विचार करती है कि वो वापस महल जाए। पिताजी मुझे महल से नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन जनता मेरा बहिष्कार करने लगी, इसलिए उनको मजबूरन ऐसा करना पड़ा। मैं अब ठीक हो चुकी हूँ, इसलिए मैं वापस महल जाऊंगी और मैं भी पिताजी की तरह सर्वप्रथम प्रजा को रखूंगी। राजकुमारी वापस महल चली जाती है। राजा और रानी अपनी बेटी को ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से काली परी से क्षमा मांगते हैं। कुछ दिनों बाद राजा बूढ़ा हो जाता है, इसलिए अब राजकुमारी नायरा ही प्रजा को संभालने लगती है। वो भी अपने पिता की तरह ही थी, प्रजा को अपने दिल में रखती थी। प्रजा भी राजकुमारी नायरा के राज में बहुत खुश थी। इस तरह काली परी का श्राप खत्म होने के बाद राजकुमारी नायरा की जिंदगी बदल गई और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बहुत समय पहले मुबारकपुर गांव में कंचन नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। कंचन के पिता नहीं थे और उसकी माँ बहुत बीमार रहा करती थी। कंचन के पास पुश्तैनी लहंगों की दुकान थी। पिता के गुजर जाने के बाद से कंचन ने ही उस दुकान की बागडोर संभाली। उसकी दुकान में हमेशा अच्छी क्वालिटी के लहंगे हुआ करते थे, जिस वजह से हमेशा कंचन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। कंचन के पास एक क्यूट सा पपी था। कंचन उस पपी से बहुत प्यार करती थी। कंचन उस पपी को हमेशा अपने साथ रखती थी। दुकान भी जाती तो पपी को अपने साथ लेकर ही जाती थी। एक दिन उसकी दुकान में आई हुई एक ग्राहक कंचन से कहती है, क्या बात है कंचन, तुम रोज इस पपी को इतना सारा दूध पिलाती हो। पपी को दूध पिलाने में तेरे रोज बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते होंगे। बेकार में इस पपी को पालकर तू अपना नुकसान कर रही है। ये सब मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं आंटी, पर ये पपी मुझे बहुत प्यारी है। ये भी मुझे बहुत पसंद करती है। हम दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा ये बताओ, मेरे लिए कोई नया लहंगा लेकर आई हो या नहीं? बिल्कुल आंटी, मैंने कल ही आपके लिए नया पीस मंगाया है, ये देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। चलो इसे पैक कर दो। ठीक है, ये लीजिए आंटी जी। ये लो बेटा तुम्हारे पैसे। इतना कहकर वो औरत कंचन को पैसे देकर लहंगा लेकर चली जाती है। कंचन की दुकान से थोड़ी ही दूर एक और कपड़े की दुकान थी। उस दुकान की मालकिन काजल कंचन की तरक्की से बहुत जलती थी और उसकी दुकान की कपड़े की क्वालिटी बहुत ही घटिया होती थी, जिस वजह से लोग उसकी दुकान पर जाना पसंद नहीं करते थे और कंचन से ही कपड़े खरीदा करते थे और इस वजह से कंचन की दुकान और अच्छे से चलती थी। ये सब देखकर काजल कंचन से बहुत जलने लगी। कंचन की दुकान तो दिन पर दिन बहुत तरक्की कर रही है। इस कंचन की बच्ची का कुछ तो करना होगा, वरना कुछ ही समय में ये बहुत अमीर बन जाएगी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज रात ही इसकी दुकान में आग लगाकर मैं इसको बर्बाद कर दूंगी। रात होते ही सभी के सो जाने के बाद काजल चुपके से कंचन की दुकान में आग लगाकर वहाँ से भाग जाती है। सुबह तक कंचन की दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है।
अगले दिन कंचन जब अपनी दुकान पर पहुंचती है तो दुकान की हालत देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है। वो अपनी दुकान को जला हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी दुकान तो पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई। ये मेरी पुश्तैनी दुकान थी। अब मैं अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? अब मैं क्या करूं? मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत सारा लोन ले रखा है। अगर मैंने वक्त पर लोन नहीं चुकाया तो बैंक वाले हमारा घर भी हड़प लेंगे। अब मैं क्या करूं? कंचन बहुत परेशानियों से घिर जाती है। अब कंचन बहुत उदास रहने लगी थी। अपनी बेटी को इतना दुखी देखकर कंचन की माँ कौशल्या को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बेटी, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, ऐसे हार मत मानो। जो होना था वो हो गया। माँ, मुझे इसकी चिंता है कि अब मैं आपका इलाज कैसे करवाऊंगी। लोन वाले भी सारे पैसे खत्म हो गए। बेटी, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करती है? खामखा मैं तेरे ऊपर बोझ बनी हुई हूँ। अच्छा होता तेरे पिताजी मुझे भी अपने साथ ले जाते। चुप हो जाओ माँ, इतना दुख कम है जो आप मुझे और दुखी कर रही हो। चलो आप अपनी दवाई खा लो और आराम करो, मैं कुछ देखती हूँ। कंचन अपनी माँ को दवाई खिलाकर अपने रूम में आकर सोचने लगती है कि वो क्या करे। तभी पप्पी उसके पास आती है और कंचन को खींचने लगती है। अरे प्यारे पपी, ये तुम क्या कर रहे हो? लगता है ये पपी मुझे कहीं ले जाना चाहती है। कंचन पपी के पीछे पीछे चलने लगती है। पपी के पीछे चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में काफी अंदर चलने के बाद उसे एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं से बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी। कंचन उस कुएं के अंदर झांकने लगती है तो उसे कुएं के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे दिखाई देते हैं। ये देखकर कंचन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुएं के अंदर इतने सुंदर सुंदर लहंगे। मतलब प्यारे पपी, तुम मुझे यहाँ लाना चाहते थे। थैंक यू सो मच तुम्हारा, तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। कंचन के इतना कहते ही वो पप्पी एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर कंचन चौंक जाती है। कंचन, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। असल में मैं एक परी ही हूँ। एक डायन के श्राप की वजह से मैं कुत्ता बन गई थी। उस डायन ने कहा था कि जब तक मैं बुरे वक्त में किसी नेक लड़की की मदद नहीं करूँगी तब तक मैं श्राप से मुक्त नहीं हो सकती। आज तुम्हारी मदद करके मैं श्राप से मुक्त हो चुकी हूँ। अब तुम इस कुएं से लहंगे निकाल कर बेचना शुरू कर दो। इतना कहकर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उसके बाद कंचन उस कुएं से ढेर सारे लहंगे निकालकर उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर देती है। लहंगों की चमक देखकर सभी ग्राहक हाथों हाथ सारे लहंगे खरीद लेते हैं। इस तरह कंचन कुछ दिनों में बहुत सारे पैसे कमाकर अपनी दुकान को रिपेयर करवाती है और फिर से अपनी दुकान चलाने लगती है। ये देखकर काजल जलकर राख हो जाती है। अरे, मैंने तो इसकी दुकान को जलाकर राख कर दिया था, लेकिन इसने तो बहुत ही जल्दी दुकान को रिपेयर करवाकर फिर से अपनी दुकान चालू कर लिया। ये रोज हजारों रुपए कमा रही है। आखिर तुरंत में इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कोई बात नहीं, मैं आज रात को फिर से इसकी दुकान में आग लगा दूंगी। फिर रात होते ही काजल कंचन की दुकान में आग लगाने की कोशिश करती है, परंतु दुकान में आग नहीं लगता। काजल बहुत कोशिश करती है, परंतु दुकान में आग लगता ही नहीं है। अरे, दुकान में आग क्यों नहीं लग रही? मिट्टी तेल भी डाल दिया फिर भी। तभी वहाँ हवा में उड़ता हुआ एक लहंगा आता है। ये देखकर काजल बहुत डर जाती है। अरे, ये क्या बला है? कहीं इस लहंगे में किसी चुड़ैल की आत्मा तो नहीं घुस गई? हे भगवान! वो लहंगा आगे बढ़कर काजल की पिटाई करने लगता है। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ! तभी वो लहंगे काजल को अपने साथ उड़ाकर आसमान में ले जाता है। अरे नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे नीचे उतारो। तुमने कंचन के साथ बहुत बुरा किया है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुमने बेचारी कंचन की दुकान जला दी, ये जानते हुए कि कंचन कितनी मेहनत करके अपना घर चलाती है। उससे तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। वो हमेशा अच्छे क्वालिटी के कपड़े बेचती है और तुम घटिया क्वालिटी के, तो तुम्हारे पास ग्राहक भला क्यों ही आएंगे। इसलिए तुम्हें खुद में सुधार करने की जरूरत है, बजाय दूसरों से जलने से। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। परंतु तुम्हें सजा मिलनी जरूरी है।
इसके बाद लहंगा कुछ ऊंचाई से काजल को छोड़ देता है और काजल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है, जिस वजह से उसकी एक हाथ टूट जाती है। इस तरह काजल को उसके किए की सजा मिल जाती है और वो अपने इस सजा से एक सही राह चुनती है। वही कंचन अब जादुई कुएं के लहंगे की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और अपने ऊपर का सारा कर्जा चुका देती है और अपनी माँ का एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों में उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी लहंगे बेचकर खुशहाल जीवन व्यतीत करती हैं। बहुत समय पहले काजल की माँ काजल को जन्म देते समय भगवान को प्यारी हो गई। ऐसे में काजल के पिता सुरेंद्र अकेले ही काजल को पालने की कोशिश की, परंतु बाहर का काम और घर का काम ऊपर से काजल को पालना सुरेंद्र के लिए अब आसान नहीं था। इसलिए उसने बहुत सोच विचार कर देवकी नाम की विधवा औरत से दूसरा विवाह रचा लिया। देवकी की भी एक छोटी बेटी थी। वो अपनी बेटी को लेकर सुरेंद्र के घर में रहने आ गई। सुरेंद्र देवकी से कहता है, देवकी, मैं दूसरी शादी कदापि नहीं करता अगर मेरी काजल बिटिया को माँ की जरूरत ना होती तो। इसलिए तुम्हें मेरी काजल बिटिया का अच्छे से ध्यान रखना है। उसके साथ कुछ भी सौतेला जैसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ तो मेरी बात समझ गई होगी। अजी, आपने मेरी बेटी चेतना को अपना नाम दिया है, आप चिंता मत कीजिए। भले ही मैंने काजल को अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, मगर उसे बिल्कुल यशोदा की तरह पालूंगी। देवकी अपनी झूठ मूठ की बातों से सुरेंद्र का मन मोह लेती है। सुरेंद्र को अब देवकी पर आंख बंद करके विश्वास हो जाता है। इसलिए वो अगली सुबह ही गांव छोड़कर 4 पैसे कमाने के लिए शहर चला जाता है। इधर घर पर अब देवकी काजल को आंख दिखाकर डराने लगती है। वो काजल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, बस सारा दिन अपनी बेटी चेतना में ही लगी रहती है। वहीं दूसरी ओर दुनियादारी से अनजान काजल भूख से रोते रोते सो जाती है। इसी सौतेलेपन के साथ काजल बड़ी होती चली गई। अब चेतना और देवकी दोनों मिलकर काजल के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। जहाँ चेतना बहुत ही सुंदर थी और ऊपर से उसके बहुत ही काले लंबे घने बाल थे, वहीं काजल वक्त के साथ बदसूरत होती चली गई। ना तो उसका रंग साफ था और ना उसके सर पर ज्यादा बाल थे, परंतु वो मन की बहुत साफ थी। कम बाल और काले रंग के कारण काजल को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन मिलकर काजल पर बहुत अत्याचार तो करते ही थे, ऊपर से उसके रंग रूप को लेकर उसका बहुत मजाक भी उड़ाते थे। चेतना को अपनी खूबसूरती पर हद से ज्यादा घमंड होने लगा था। अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर चेतना अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। एक दिन चेतना शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। वहीं दूर से काजल चेतना को देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी, चेतना कितनी गोरी चिट्टी है और इसके बाल भी कितने सुंदर और लंबे हैं, और मैं कितनी काली हूँ। ऊपर से मेरे सर पर बाल भी नहीं है, तभी सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। काश मैं सुंदर ना सही, कम से कम मेरे सर पर घने बाल तो होते। तभी चेतना की नजर काजल पर पड़ती है और वो कहती है, अरे ओ काली, यूँ मेरे गोरे रंग पर नजर गड़ाकर कौन सा टोना टोटका कर रही है? नहीं चेतना, मैं कोई टोना टोटका नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। और भला मैं अपनी बहन का बुरा क्यों चाहूँगी? मैं तो यूँ ही तुम्हें देख रही थी। तू मेरी सौतेली बहन है, समझी? तुझे तो मुझे सौतेली बहन कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि तुझ जैसी बदसूरत मेरी बहन हो ही नहीं सकती। चेतना अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हुए काजल को बहुत नीचा दिखाती है। काजल को बहुत बुरा लगता था। एक दिन देवकी काजल को आवाज लगाती है, काजल, ओ काजल, सुनाई नहीं देता क्या? अरे माँ, उसे सब सुनाई देता है, बस जानबूझकर वो बातों को अनसुना करती है। अच्छा, उस मरजानी की ये मजाल, लगता है आज उसे मजा चखाना ही पड़ेगा। देवकी गुस्से से काजल के पास जाती है। काजल किचन में खाना बना रही थी। देवकी किचन में आकर काजल के बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। माँ, मेरे बाल छोड़ो माँ, मुझे दर्द हो रहा है।
अच्छा जी, अपनी बारी में झट से दर्द उठ गया और मैं पिछले कितने घंटों से काजल काजल चिल्ला रही हूँ। तब क्या बहरी हो गई थी? आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। ये जो तेरे सर पर 4 बाल है ना, उसे भी नोच लूंगी। माफ कर दीजिए माँ, वो मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं माँ, अगर आपने इसको मजा नहीं चखाया तो ये आगे भी ऐसा ही करेगी। इसको मत छोड़ना। हाँ बेटी, बहुत ड्रामे करने लगी है ये आजकल। देव की बेचारी काजल को बहुत मारती है। चेतना ये सब देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, बहुत खूब माँ, आज तो आपने मेरी अमावस की चांद बहन को क्या खूब मजा चखाया है। माँ अब तो छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज तो तुझे छोड़ रही हूँ। अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो घर से घसीटते हुए बाहर फेंक दूंगी, समझी? चल अब जल्दी से काम पर लग जा। इतना कहकर देवकी और चेतना वहाँ से चले जाते हैं। काजल बेचारी बहुत रोती है और अपनी किस्मत को खूब कोसती है। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों लोग मुझसे नफरत करते हैं? शायद मुझ में ही कोई खोट है। मैं इतनी भद्दी और काली बदसूरत दिखती हूँ ना, इसलिए माँ और चेतना मुझसे खफा खफा रहते हैं। काश मैं भी सुंदर होती। काजल हर बार अपने साथ हो रहे बुरे सलूक के लिए खुद में ही कमी खोजती रहती है। चेतना हर बार काजल को माँ से पिटाई खिलाती थी तो कभी झाड़ू पोछा करते वक्त उस बेचारी के हाथ पैर कुचल देती थी। इन सब चीजों से परेशान होकर काजल एक दिन दुखी होकर जंगल में चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोने लगी। उस घर में रहने पर क्या फायदा जहाँ कोई भी मेरे साथ घुल मिल कर नहीं रहता। मैं चाह कर भी ये सारी बात पिताजी को नहीं बता सकती, वरना ना जाने कैसा तूफान उठ जाएगा। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अब मैं यहीं रहूंगी, इसी जंगल में। काजल ये सब बोल रही थी, तभी वो देखती है कि उस जंगल के अधिकतर पेड़ सूखे हुए हैं। अरे यहाँ के पेड़ कितने सूखे हुए हैं। इन सब पेड़ों में अभी भी जान बाकी है। मैं इन सब पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। काजल नदी से पानी भरकर सभी पेड़ों की जड़ों में डाल देती है। तभी उन सब पेड़ों में तुरंत ही हरी हरी पत्तियाँ उग आती है और अचानक एक पेड़ में आँख मुंह बन जाता है और वो पेड़ बोलने लगता है, तुम्हारा शुक्रिया भली लड़की, तुम्हारी वजह से ये जंगल दोबारा जी उठा है। काजल पेड़ को बोलता हुआ देख चौंक जाती है। अरे ये कैसी जादूगरी है? कोई पेड़ भला कैसे बोल सकता है? और तुरंत ही मैंने इन सब पेड़ों में पानी डाला और तुरंत में ही सारे पेड़ हरे भरे कैसे हो गए? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? फिर काजल उन जंगलों में अच्छे से सफाई करती है। तभी सफाई करते वक्त उसे एक पत्थर से चोट लग जाती है। ये कैसे बीच में इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है? चोट भी लग गई पैरों में। काजल उस पत्थर को उठाकर वहाँ से साइड करने की कोशिश करती है, परंतु वो पत्थर नहीं उठता। अरे ये कैसा पत्थर है? उठ क्यों नहीं रहा? तभी अचानक वो पत्थर एक सुंदर से राजकुमार में बदल जाता है और काजल से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया काजल, तुमने मुझे वापस इंसान बना दिया। वाकई काजल, तुम बहुत सुंदर हो। मुझ बदसूरत को सुंदर कहकर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये काला रंग मेरे लिए अभिशाप बन गया है। काजल का दुख देखकर वो राजकुमार काजल को एक लिपस्टिक देता है और कहता है, काजल, मेरा नाम अथर्व है और मैं एक जादुई शिल्पकार हूँ। तुम जैसे ही ये जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाओगी, तुम भला की खूबसूरत हो जाओगी। क्या सच में? क्या ये संभव है? बिल्कुल। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो ये लिपस्टिक लगाकर देख लो। काजल जैसे ही वो लिपस्टिक लगाती है तो उसका काला भद्दा चेहरा चमक उठता है। उसके बाल बहुत ही लंबे घने खूबसूरत हो जाते हैं, जिसे देखकर काजल खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, ये जादुई लिपस्टिक तो खूबसूरती का खजाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। काजल, आज से ये जादुई लिपस्टिक तुम्हारा हुआ और तुम्हें जब भी कभी मेरी जरूरत या मेरी याद आए तो इस लिपस्टिक से मुझे पुकार लेना। मैं तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगा। और हाँ, अब तुम्हें इस जंगल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने घर जाओ। ठीक है राजकुमार। वो राजकुमार वहाँ से गायब हो जाता है और काजल खुशी खुशी घर लौट आती है। काजल को इतना खूबसूरत देखकर चेतना जल भुन जाती है। अरे ओ अमावस की चांद, तू अचानक से इतनी हूर की परी कैसे बन गई? मुझे नहीं बताएगी क्या? भोली भाली काजल चेतना को जादुई लिपस्टिक के बारे में सारी बात बता देती है।
अच्छा, तो तेरी ये काया पलट इस लिपस्टिक के कारण हुआ है। अब तो ये लिपस्टिक मेरी हुई। ला, वो लिपस्टिक मुझे दे। चेतना काजल से वो लिपस्टिक छीनने लगती है। तभी जादुई लिपस्टिक में से आवाज आती है। चेतना, वो जादुई लिपस्टिक का प्रयोग सिर्फ काजल के लिए है। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लिपस्टिक चाहिए तो तुम्हें जंगल में जाना होगा। ठीक है। चेतना और अधिक खूबसूरत होने की होड़ में जंगल में चली जाती है, जहाँ सूखा पेड़ चेतना को देखकर कहता है, सुनो लड़की, जरा मेरी जड़ों में पानी डाल दो। मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? मैं क्यों डालूं तुम्हारी जड़ों में पानी? इतना कहकर चेतना आगे बढ़ जाती है। ओफो, कितनी गंदगी है इस जंगल में। बस एक बार मुझे खूबसूरत बनाने वाला जादुई लिपस्टिक मिल जाए, फिर मैं इस जंगल से तुरंत चली जाऊंगी। चेतना बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी वो उसी पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है। आह माँ, इस पत्थर की तो। चेतना गुस्से से उस पत्थर पर पैर पटकने लगती है। तभी चेतना का शरीर काला पड़ जाता है और उसके सर से सारे बाल भी गायब हो जाते हैं। तभी जंगल का एक पेड़ बोलता है, तुम बहुत ही बिगड़ैल और ढीठ लड़की हो, इसलिए अब तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। तुम्हें कोई जादुई लिपस्टिक नहीं मिलेगी। चेतना रोने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। चेतना रोते हुए घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ देवकी उसे देखकर कहती है, हे भगवान, चीची, जरा देखो तो इस काली कलूटी को। ऐसा लग रहा है जैसे नाली के पानी में डुबकी लगा कर आई है। पता नहीं लोग भीख कैसे मांग लेते हैं। चल पकड़ 100 रुपए और भाग यहाँ से। अरे माँ, आप क्या बोल रही हो? ये मैं हूँ, आपकी बेटी चेतना। क्या? चेतना बेटी? आए हाय बेटी, तू कमल से कीचड़ में कैसे बदल गई? फिर चेतना अपनी माँ को सब बताती है। माँ, ये सारी फसाद की जड़ ये जादुई लिपस्टिक है, जिसने मेरी गुलाब जैसी खूबसूरती को बदसूरत करके मेरी इस काली कलोटी बहन की तकदीर सवार दी। मैं इस लिपस्टिक को ही तोड़ दूंगी। नहीं नहीं चेतना, ऐसा मत करो। चेतना नहीं मानती और उस लिपस्टिक को तोड़ने लगती है। तभी उस लिपस्टिक में से एक मोटा डंडा बाहर निकलता है और चेतना की खूब पिटाई करने लगता है। माँ, बचाओ मुझे। अरे सत्यानाश हो इस लिपस्टिक का। अरे छोड़ मेरी बेटी को। फिर वो डंडा चेतना के साथ देवकी की भी पिटाई करने लगता है। वो लिपस्टिक दोनों माँ बेटी को अच्छा सबक सिखाता है। अब रुक जाओ जादुई लिपस्टिक, इन्हें छोड़ दो प्लीज। तभी उस लिपस्टिक में से वही राजकुमार बाहर निकलता है और कहता है, देखा तुम लोगों ने, जिसे तुम लोगों ने सालों तक सताया, आज उसी ने तुम्हें बचाया। मगर अब चेतना, तुम्हें इसी भद्दे चेहरे के साथ रहना होगा, तभी दूसरों की तकलीफ तुम्हें समझ में आएगी। इसके बाद राजकुमार काजल का हाथ पकड़ता है और एक चुटकी बजाता है। चुटकी बजाते ही काजल राजकुमार के साथ खुद को एक बहुत ही सुंदर से महल में पाती है। काजल, अब तुम्हें वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम इस महल की महारानी हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। इस तरह राजकुमार का साथ पाकर काजल की जिंदगी खुशियों से जगमगा उठती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन की जिंदगी में उसके बुरे व्यवहार के कारण अंधेरा छा जाता है और दोनों माँ बेटी अपनी गलतियों पर पछताते रह जाते हैं। सौतेली बेटी। एक गांव में मीना अपनी सौतेली माँ कुसुम और अपने पिता राम प्रताप के साथ रहा करती थी। मीना अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वैसे तो सौतेली माँ ही अपनी बेटियों के साथ बुरा व्यवहार करती है, पर यहाँ पर उल्टा था। कुसुम अपनी सौतेली बेटी मीना को काफी प्यार करती थी, पर मीना ही अपनी सौतेली माँ से बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहती थी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, जिस वजह से कुसुम काफी ज्यादा परेशान रहती थी। पर कभी भी कुसुम ने ये बात अपने पति राम प्रताप को भी नहीं बताती थी, क्योंकि उसे पता था यदि वो ऐसा करेगी तो बाप और बेटी के रिश्ते खराब हो सकते हैं। और एक दिन की बात है, कुसुम खाना बनाकर रसोई से बाहर आई तो उसने अपनी बेटी मीना से कहा, मीना, खाना बन गया है, तुम खाना खा लो। नहीं, मुझे आपके हाथ का कुछ भी नहीं खाना है। आपने मेरी माँ की जगह ली है। मैं तो आपके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगी। अरे, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने ही तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। आखिर मैं तुम्हारी सौतेली माँ ही सही, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं।
ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, मुझसे दूर ही रहा कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। वो तो मैं पिताजी की वजह से आपको झेल रही हूँ, वरना मैं आपको कब का इस घर से बाहर निकाल देती। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। भले ही तुम मुझे माँ ना मानो, पर कम से कम प्यार से बात तो कर ही सकती हो। मुझे आपके साथ कैसे भी बात नहीं करनी है, आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी वहाँ पर मीना के पिता राम प्रताप आ जाते हैं और वो उन दोनों की बातों को सुन लेता है और वो मीना से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आखिर ये तुम्हारी माँ है, भले ही ये तुम्हारी सौतेली माँ है, पर इसी ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। हाँ मुझे पता है, आप इनकी ज्यादा तरफदारी मत कीजिए। आप हमेशा इनकी ही तरफदारी करते हो और मुझ पर चिल्लाते रहते हो। अरे नहीं मीना, ये तुम पर चिल्ला नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हें समझा रहे हैं। आप तो चुप ही रहिए, ये सब आपकी वजह से ही होता है। ना आप हमारी जिंदगी में आई होती, ना ही पिताजी मुझ पर इतना चिल्लाते। और ये कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। मीना के जाने के बाद कुसुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। कुसुम को दुखी देखकर राम प्रताप कुसुम से कहता है, तुम दुखी मत हो, मैं मीना को समझाऊंगा कि वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार ना किया करे। नहीं, आप उससे कुछ मत कहना, वरना वो मुझसे और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। वैसे भी वो हमेशा मुझसे गुस्सा ही रहती है। और ये कहकर कुसुम वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ मीना का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदलता है और वो हमेशा कुसुम के साथ बुरा व्यवहार करती थी। और एक दिन की बात है, मीना अपने घर पर बैठी हुई थी, तभी उसके घर पर उसकी दोस्त सीमा आई। सीमा मीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। सीमा को देखकर कुसुम भी बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो सीमा के लिए नाश्ता लेकर आई। इस पर मीना ने कुसुम से कहा, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि आप मेरे सामने मत आया कीजिए, पर लगता है आपको समझ नहीं आता, इसलिए आप बार बार मेरे सामने आ जाती हैं। अरे बेटा, मैं तो बस सीमा के लिए नाश्ता लाई थी, तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? हाँ मीना, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, वो तो मेरे लिए नाश्ता ही तो लेकर आई थी। तुम्हें इस तरह अपनी माँ से बात नहीं करनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारी माँ है। मुझे पता है कि वो मेरी माँ है, पर वो मेरी सौतेली माँ है, इसलिए तुम तो शांत ही रहो। तुम्हें नहीं पता कि सौतेली माँ कैसी होती है। मुझे सब कुछ पता है और मैं देख भी रही हूँ। भले ही वो तुम्हारी सौतेली माँ है, पर वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करती है, बल्कि वो तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करती है, जबकि तुम उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती हो और ये जताती हो कि तुम उनकी सौतेली बेटी हो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और हाँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये कहकर मीना अपनी दोस्त सीमा को घर से भगा देती है, जिससे सीमा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वो मीना से अपनी दोस्ती भी तोड़ देती है। सीमा के जाने के बाद मीना को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो कुसुम से कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने ही मेरी दोस्त को गुस्सा कर दिया। आप यही तो चाहती थी कि मुझसे कोई ना बात करे, तो अब देख लो ऐसा ही हो रहा है। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये सब तुमने खुद ही किया है। पर मीना ने अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनी और गुस्से में आकर उसने उनके हाथ में एक डंडा मार दिया, जिससे कुसुम के हाथ में चोट आ गई। शाम को जब राम प्रताप घर आता है तो वो कुसुम के हाथ में लगी चोट को देखता है तो उससे कहता है, अरे ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई? अरे मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसी वजह से ये चोट लग गई थी। आप खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है। और ये कहकर कुसुम अपने पति को खाना देती है और राम प्रताप खाना खाकर वहाँ से चला जाता है और कुसुम अपने काम में लग जाती है। मीना कुसुम के साथ बिल्कुल भी सही से पेश नहीं आती थी और न ही वो उनके साथ घर का काम करवाती थी। वो सिर्फ अपने कमरे में मोबाइल चलाती रहती थी और इस बात से राम प्रताप भी अनजान नहीं था, पर वो ये सोचकर उसे छोड़ देता था कि वो उसकी इकलौती बेटी है। एक दिन की बात है, मीना अपनी माँ पर बिना फालतू में चिल्ला रही होती है और तभी वो कुसुम पर हाथ उठा देती है और ये सब राम प्रताप देख लेता है और राम प्रताप अपनी बेटी मीना से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अपनी माँ पर हाथ उठा रही थी,
आज तक कुसुम ने तुम पर हाथ नहीं उठाया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुसुम पर हाथ उठाने की? ये सुनकर मीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि राम प्रताप घर पर ही था। वो तो सोच रही थी राम प्रताप बाहर गया है और इसी वजह से उसने कुसुम पर हाथ उठा दिया था, क्योंकि उस दिन भी कुसुम ने राम प्रताप को नहीं बताया था कि मीना ने उस पर हाथ उठाया, और इसी वजह से मीना को बढ़ावा मिल गया था। और ये सुनकर मीना ने अपने पिता से कहा, नहीं पिताजी, आप गलत सोच रहे हैं। मैं माँ पर हाथ नहीं उठा रही थी, बस मैं तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम कुसुम पर हाथ उठा रही थी। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। मैं तो सोचता था कि माँ ही सौतेली होती है, पर आज पता लग गया कि बेटी भी सौतेली होती है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सौतेली बेटी हो। नहीं पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। हाँ, मीना एकदम ठीक कह रही है, आप उसे माफ कर दीजिए। अभी वो बच्ची ही तो है, आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम तो शांत ही रहो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इसका मतलब उस दिन मीना ने ही तुम्हारे हाथ में डंडा मार दिया था और तुमने मुझे भी नहीं बताया, इसलिए तो मीना को इतना बढ़ावा मिल गया ना। पर आज नहीं, आज इसे बता कर ही रहूंगा और समझाऊंगा कि ये जो करती है वो गलत है। ये सुनकर मीना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इस पर कुसुम अपने पति से कहती है, आप मीना को माफ कर दीजिए। जब मैं उससे कुछ नहीं कहती हूँ तो आप भी उससे मत कुछ कहिए। प्लीज आप मीना को माफ कर दीजिए। कुसुम के ज्यादा कहने पर राम प्रताप मीना को माफ कर देता है और मीना से कहता है, देखो, ये भले ही तुम्हारी सौतेली माँ है, पर ये तुमसे कितना प्यार करती है। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए बेटी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये कहकर मीना ने कुसुम से भी माफी मांगी। इस पर कुसुम ने मीना से कहा, तुम मुझसे माफी मत मांगो, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करा करो। भले ही मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर मीना अपनी सौतेली माँ के गले लग जाती है और ये सब देखकर राम प्रताप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो तीनों अपनी जिंदगी आराम से जीने लगते हैं। और अब मीना अपनी सौतेली माँ से कुछ भी नहीं कहा करती थी और उससे अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार करती थी।